टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस सेशन का नाम है इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप चाहिए या नहीं चाहिए? टीम इंडिया को वर्ल्ड कप चाहिए। गौतम भाई, इरफान भाई, वाकई में क्या टीम इंडिया, अच्छा सच बता दो, अच्छी है? वर्ल्ड कप जीत सकने वाली टीम है हमारी? पहले तो आपने शुरुआत ही इतनी खराब करी। 1983 में हिंदुस्तान, 2007 में हिंदुस्तान, 2011 में हिंदुस्तान, और अगर 2023 में भी हिंदुस्तान। मैं तो ओडीआई वर्ल्ड कप पर आ रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपने नाम लिया कपिल देव, MS, क्या रोहित शर्मा, मैंने कहा 83 में भी इंडिया, 2007 में भी इंडिया, 2011 में भी इंडिया, और 2023 में अगर जीतेगी तो इंडिया जीतेगी। मुझे सिर्फ एक मुल्क तो यही चीज अगर आप शुरू करोगे तब आपकी टीम को सपोर्ट मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगली बार करेक्ट करो। थैंक यू गौतम भाई ये बात बोलने के लिए। देखिए यही होता है। एक मिनट, हम क्या करते हैं ना, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बतौर नया बॉल बॉलर हम ये सोचते हैं कि पहली बॉल पे विकेट ले लूं ना तो सामने वाली टीम बैकफुट पे, लेकिन यहाँ पे विकेट लिए गौतम ने और ये तीनों बैकफुट पे। आप करो शुरू। हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं इसीलिए कि ठीक है हम सीख सके थोड़ा सा। हाँ, काफी सीखने की जरूरत है। लेकिन गौतम भाई आपसे जानेंगे कि टीम इंडिया इस टाइम पर, आपने सेशन में कहा कि वेल ऑयल्ड मशीनरी लग रही है, क्या टीम इंडिया नंबर 1 भी है ओडीआई फॉर्मेट में भी, T20 फॉर्मेट में भी और टेस्ट में भी? क्या टीम इंडिया वाकई में सबसे बड़ी दावेदार है 2023 के वर्ल्ड कप जीतने की? देखिए, रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती, आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। और मैंने इससे पहले वाले सेशन में बोला था ये कि इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि आप लीग स्टेज में कैसा खेलते हो, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अच्छा खेलोगे तभी आप सेमीफाइनल में पहुंचोगे। क्या आप उन मोमेंट्स को अच्छा खेल सकते हो जब आपको पता है कि अगर आपने गलती करी तो आप वापस शायद 4 साल बाद ये मोमेंट कभी नहीं आएगा, या फिर कभी मैं उस वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट होऊंगा जी। तो अगर टीम इंडिया के पास करेज होगी, अगर वो इस जज्बा गलत है, हर व्यक्ति जज्बे के साथ जाता है, अगर वो उस मेंटल टफनेस के साथ जाती है कि रिजल्ट कुछ भी हो, अगर कभी भी ऐसा मौका आएगा कि 50-50 तो हम पॉजिटिव तरीके से खेलेंगे, तो इंडिया के पास हर ऐसी चीज है कि आप आगे जाके, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन आप अंत तक जा सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप जीतना कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो सिर्फ इमोशनल तरीके से, क्योंकि अपने दिन पे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, लेकिन इंडिया के पास सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप अंत तक जा सकते हैं। जी इरफान भाई, मतलब लेकिन तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 तो है, थोड़ा सा तो मतलब ये कॉन्फिडेंस मिलता होगा या फिर प्रेशर, मतलब क्या ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा होता है या प्रेशर ज्यादा होता है कि यार मैं तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हूं? देखिए, आइडियली आप विश्व कप में जब जाते हैं ना, तो ये आइडियली है कि आप जाए कॉन्फिडेंस लेके जाए, आप सीरीज जीत के जाए, कुछ अच्छा करके जाए। तो भारत ने क्या किया है, एशिया कप जीता है अभी, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी सीरीज जीती है, और वो जीतने से भी ज्यादा जो मेन खिलाड़ी है उसके साथ साथ वो भी फॉर्म में है, तो उससे फर्क पड़ता है। एक सीधा एग्जांपल है पाकिस्तान टीम का। 1.5 महीने पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम वन ऑफ द फेवरेट्स हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे फैंस भी जिन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान उतना अच्छा शायद ना कर पाए क्योंकि उनका अभी करंट फॉर्म नहीं है। तो जरूर वो मेरे हिसाब से अगर आपका कॉन्फिडेंस है वर्ल्ड कप में जाते वक्त, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो टीम की जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसका शॉर्ट एनालिसिस भी हम यहां पर करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो भी बाकी जो जितनी चीजें, अपॉर्चुनिटी कहां है, थ्रेट क्या है। लेकिन अभी के लिए जो चीज है, टीम सिलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, जो 15 मेंबर की जो टीम है, आपके हिसाब से बेस्ट 15 मेंबर चुना गया है या फिर आपको लगता है कि थोड़ी कहीं कुछ कमी रह गई है? देखिए, वो वक्त निकल चुका है। अब जो आपके 15 खिलाड़ी हैं वही आपके बेस्ट 15 खिलाड़ी हैं, और अब उन 15 खिलाड़ियों को बैक करना बहुत जरूरी है। अब ये चीज बोलना कि उसकी जगह ये होना चाहिए था, इसकी जगह वो होना चाहिए था, वो चीजें होती है जब तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं होती। और कोई भी जब अपने देश को रिप्रेजेंट करता है तो वो खराब नहीं होता है जी। 140 करोड़ में सिर्फ यही 15 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के हिस्से हैं, खेलते तो लाखों खिलाड़ी हैं। तो अब ये जो 15 खिलाड़ी हैं, आई होप कि आगे आने वाले टाइम पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बहुत चीजें छुपती है। अगर बाय चांस किसी मैच में परफॉर्मेंस खराब होगी तो हम ये फिर से नैरेटिव क्रिएट नहीं करेंगे, अगर इसकी जगह वो होता तो रिजल्ट कुछ और होता। यही 15 खिलाड़ी आपको अच्छा करके देंगे। अगर वर्ल्ड कप जिताएंगे तो अब यही 15 खिलाड़ी जिताएंगे। तो हम सबको अपनी एनर्जी इन्हीं को बैक करने में लगानी चाहिए, रादर देन ये करने के कि इससे बेहतर वो था, उससे बेहतर वो था, वो कप्तान होता तो वो होता, ये ऑलराउंडर होता तो वो होता। वो सारी चीजें जा चुकी हैं। लेट्स बैक दिस टीम बिकॉज दिस टीम हैज एवरीथिंग टू
get us the glory what we are expecting. लेकिन दो प्लेयर ऐसे हाँ, हैं जिनके बारे में फैंस बहुत सारी बात कर रहे थे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट कि उन्हें चांसेस ज्यादा मिलने चाहिए. एक युजवेंद्र चहल और दूसरे संजू सैमसन. मतलब मैं ऐसा लगता है जानता हूं- शायद शॉर्ट ऑफ चांसेस रहे, ऐसा लग रहा है. आपने कहा कि अब जो 15 मेंबर हैं उसको ही बैक करना चाहिए, लेकिन कई सारे फैंस पूछ रहे हैं कि उनकी तरफ आपको कुछ लगता है कोई कमी रह गई उनकी तपस्या में, संजू सैमसन की या फिर युजवेंद्र चहल की? इरफान भाई, देखिए, चहल की अगर क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत क्वालिटी बॉलर है, लेकिन अगर आप उनके परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देंगे तो उतना ज्यादा बेहतर शायद उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली और उतना बेहतर कर भी नहीं पाए जितना वो सिलेक्शन के मैटर में जरूरत होती है टीम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से. और दूसरा संजू सैमसन, मैंने वो ट्वीट भी किया था उसके बारे में कि अगर मैं संजू सैमसन हूं इस सिचुएशन में जहां पे, और मैं सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहा था, और उनका भी ट्वीट आया था, इट इज व्हाट इट इज, उन्होंने जो डाला था. हाँ, तो मैं सिर्फ अपने प्लेइंग जो अभी वर्ल्ड कप की टीम है उसकी बात नहीं कर रहा था. मैं वर्ल्ड कप के अलावा भी तो एशियन गेम्स में भारतीय टीम गई है, मैं उसकी खास करके बात कर रहा था कि वहां पे भी वो नहीं है. तो इतना बुरा खिलाड़ी तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि वो ग्रुप में ही ना रहे. तो जरूर ये दो खिलाड़ी बहुत डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन बिल्कुल जो गौतम कह रहे हैं कि जो भी हमने अभी कोशिश किया है टीम बनाने का, ये बाद में बात की जाएगी, लेकिन अभी तो यही बेस्ट है और यही मैनेजमेंट सोच रही है कि इन्हें मौका दिया जाए. किसी भी वर्ल्ड कप टीम में अगर आप सिलेक्शन पे नजर डालेंगे तो 80 to 85% लड़के जो होते हैं ना वो खुद को सिलेक्ट करते हैं, खुद को सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस पेडिग्री का रहा होता है पिछले कुछ समय तक. बात सिर्फ 2 या 3 प्लेयर की आगे अटक जाती है कि इनकी जगह पे किससे खिलाया जाए. इंडियन टीम के लिए अच्छी बात यह है कि अगर हम फर्स्ट प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो लड़के फॉर्म में हैं, लेकिन 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं वो किसी भी टीम में दुनिया में खेल सकते हैं, पर उन्हें रेगुलर 11 में जगह नहीं मिल रही है. इतनी मजबूत अभी भारतीय टीम है, इसीलिए उन पे दांव लगाया जा रहा है कि ये डेफिनेटली वो एक टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है. बिल्कुल. लेकिन गौतम भाई, आपने शुरुआत में बात करी कि कप्तान ने नहीं, मतलब जो वर्ल्ड कप जीता है वो टीम इंडिया ने जीता है. मैं को नहीं लगता ये? नहीं अगर कप्तान ही जिताता तो फिर जब से वर्ल्ड कप शुरू हुए हैं तब से इंडिया ही वर्ल्ड कप जीत रही होती. आज बड़ा मजा आ रहा है इनकी क्लास लगने के बाद. लेकिन गौतम भाई, कप्तानी आपसे पूछना चाहता हूँ, कप्तानी क्या ओवररेटेड है फिर? मतलब इस क्रिकेट में क्या कप्तानी ओवररेटेड है? इन्होंने मेरे साथ ना फोटो लिया अभी मेरे बगल में आके, तो मुझे एकदम गद्दे जैसा फील हुआ था कि बगल में मेरा गद्दा है. तो अब मैं लग टीम रहा है इंडिया की तरफ से खेल सकता हूँ, फ्लेक्सिबल अप्रोच है मेरी. अब लग रहा है ये गद्दा है ना, गौतम के साथ बात करते करते सख्त हो गया. नहीं, लेकिन गौतम भाई, मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या कप्तानी ओवररेटेड है, लोग मतलब कैप्टन, अब जैसे पाकिस्तान भी इमरान खान की बात, कप्तानी ओवररेटेड नहीं है, कप्तानी ओवर हाइप्ड है. आई होप कि फर्क पता हो कि ओवररेटेड और ओवर हाइप्ड में. जी, एक कप्तान छोड़िए, एक व्यक्ति आपको एक मैच नहीं जिता सकता. वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है. किसी को विकेट भी लेनी है, किसी को कैच भी पकड़नी है, किसी को रन भी बनाने. अगर एक व्यक्ति अगर आपको वर्ल्ड कप जिता सकता होता तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान सिर्फ वर्ल्ड कप ही जीत रहा होता और कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती, जितना हम ओवर हाइप करते हैं लोगों को. जी. तो कप्तानी कभी ओवररेटेड नहीं होगी, लेकिन कप्तानी हमारे मुल्क में हमेशा ओवर हाइप की जाएगी. अभी नहीं, इससे पहले नहीं, आगे आने वाले वक्त में भी. लेकिन एज अ कैप्टन, जब कैप्टन तो चुना ही जाता है टीम का, तो जब 2023 का वर्ल्ड कप है, अब इसमें बागडोर रोहित शर्मा के हाथ में है. टैक्टिकली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोनों से, आपको लगता है कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा साउंड कैप्टन है? देखिए, साउंड कैप्टन है क्योंकि प्रूवन कैप्टन है. 5 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई है. 5 आईपीएल ट्रॉफीज जितानी आसान नहीं है. और अगेन, रोहित शर्मा ने नहीं, मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीती, लेकिन अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना आना भी बहुत जरूरी है. जी, आपके पास इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर आप उस इंग्रेडिएंट का क्या करते हैं वो कप्तान ही डिसाइड करता है ना. जी, कप्तानी एक ऑनर है, कप्तानी एक अल्टीमेट एम नहीं है. कप्तानी एक ऑनर है कि आपको एक ऑनर दिया गया है कि क्या आपकी जो टैक्टिकल एक्यूमेन है, क्या आप क्रिकेट के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या आप अपने बॉलिंग चेंजेस करते हैं, क्या आप टैक्टिकली बेहतर होते हैं, क्या आप डिसीजंस लेते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अच्छी टीम ही अच्छा कैप्टन बनाती है. अगर ऑस्ट्रेलियन टीम इससे पहले इतने वर्ल्ड कप जीती तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आप ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, जी, सिर्फ एक कप्तान ने नहीं जिताया था. अगर उसी कप्तान को अगर आप उस तरीके के 10 नहीं, अगर मीडियोकर 10 खिलाड़ी जीत देते तो क्या कोई भी टीम जीत सकती है? एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कब करती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के नीचे एक अच्छी टीम हो. सिर्फ सीईओ अच्छी और मीडियोकर टीम हो तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है? टीम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो मेरा मानना है कि हम हमेशा कप्तान के साथ वो 10 खिलाड़ी भी देखिए
यहाँ इरफान पठान बैठे हैं, अगर वो 3 विकेट ना लिए होते 2007 वर्ल्ड कप में, तो क्या आज हम कप्तान की बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ खिलाड़ी देखिए, पहले आप एज अ खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको ऑनर मिलता है कप्तानी का। अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं सिलेक्ट हो सकते तो आपको कप्तानी कैसे मिलेगी? इसलिए मेरा हमेशा मानना रहता है कि बेस्ट 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करिए, उसमें से एक कप्तान चुनिए। मतलब हमने तो 3 विकेट के अलावा 75 रन भी देखे थे। ऐसी देखिए, बात नहीं है। गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं, और ये मैं आज नहीं हमेशा से कहता आ रहा हूं। पर इरफान भाई ने कहा कि आप मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे उस मैच में। देखिए, मैन ऑफ द मैच मैटर नहीं करता। हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतना मैटर करता था, मैन ऑफ द मैच कोई भी। वाह। लेकिन अब की बार जो टीम हमारी चुनी गई है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या दिख रही हैं? एज एन बॉलिंग यूनिट आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बैटिंग यूनिट बेहतर लग रहा है, बड़े सारे और ऐसे चेक बॉक्सेस थे कि नंबर 5 और ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर, मतलब क्या आपको बेहतर लग रहा है अब इस टीम में? टीम इंडिया सबसे ज्यादा अच्छी कहां दिखाई दे रही है आपको बाकी टीमों के कंपैरिजन? देखिए, मैंने अपने जहन में कभी अपने होश और आवाज में नहीं सोचा था कि ये टीम की जो स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड कप में है वो इनकी गेंदबाजी है, क्योंकि इंडिया को हमेशा बैटिंग लाइनअप से ही देखा जाता था। लेकिन जिस तरीके के गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अगर आपके पास इस तरीके के 30 ओवर हैं, तो मेरा मानना है कि अगेन गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताएंगे, वर्ल्ड कप जिताएंगे, बल्लेबाज सिर्फ रन बना के देंगे। इरफान भाई, आपका कुछ कहना है इस चीज पे, स्ट्रेंथ पर टीम इंडिया की? बिल्कुल, बॉलिंग कमाल की है। अगर बुमराह फिट रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में जी, तो उनके पास वो ताकत है कि हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं। हालांकि मैंने चुना है कुलदीप यादव को कि कुलदीप यादव वो रहेंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त उनका फॉर्म है। उसमें बहुत सारी चीजें रहती है कि वो ड्यू आता है, नहीं आता है, कितनी गेंद गिली होती है, कब गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो जबरदस्त फॉर्म में है। तो बिल्कुल बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बॉलिंग यूनिट है वो बड़ी पुख्ता है। और अब अश्विन भी आ गए, तो अगर अश्विन खेलते लगाता तो आपके पास एक और ऐसा विकेट टेकर आया है जो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी अलग अलग वक्त पे करता है। और ये सारी बॉलिंग यूनिट में अगर आप नजर डालेंगे, बुमराह को आप नई गेंद से गेंदबाजी करा दो, कर लेंगे। बुमराह को फर्स्ट चेंज करा दो, कर लेंगे। बुमराह को एंड में करा दो, खुशी खुशी कर लेंगे। सिराज नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, अब उनका जो आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने का वो जो ताकत है वो बेहतर हो रहा है। अश्विन क्या स्पिनर होके नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाद में गेंदबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उनको कर सकते हैं। कुलदीप का जो फॉर्म है जी, वो कमाल का है। मतलब वो अब अपने स्तर को एक ऐसे लेवल पे लेके गए जहां पे सिर्फ इंडियन कमेंटेटर्स ही नहीं, इंडियन एक्सपर्ट्स ही नहीं, दुनिया के सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं यार ये लड़के को देखना जरूर, ये हाईएस्ट विकेट टेकर की फहरिस्त में ऊपर रह सकता है। तो अगर आपके पास 4-5 ऐसे गेंदबाज है जो सॉलिड गेंदबाजी कर सकते हैं, उसमें फिर अभी तो आपने जडेजा का भी नाम नहीं लिया, हार्दिक का भी नाम नहीं लिया, वो भी गेंदबाजी करते, तो बॉलिंग बहुत मजबूत नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है ना, इस पूरी गेंदबाजी की जो कड़ी है ना, वो एक गेंदबाज पे बहुत ज्यादा निर्भर रहती है, और उसकी गेंदबाजी से भी ज्यादा उसकी फिटनेस पे। जसप्रीत बुमराह फिटनेस पे अगर पूरी तरह से अड़े रहे तो फिर यार इंडिया के लिए चांदी ही चांदी इस विश्व कप में। बिल्कुल। तो गौतम भाई, इन्होंने कहा, आपने भी कहा, दोनों ने ही कहा कि बॉलिंग जो है वो स्ट्रेंथ है, और बैटिंग तो हम देख ही रहे हैं कि सारे बैट्समैन जो है हमारे वो फॉर्म में आते जा रहे हैं। तो टीम इंडिया में कोई वीकनेस भी लग रही है, या मतलब कुछ कमजोरी है, या फिर बिल्कुल ओके रिपोर्ट है? देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसमें कमजोरी नहीं है। सब टीमों में कमजोरी होगी। और अगेन, सबसे बड़ी कमजोरी जब आप वर्ल्ड कप में जाते हो तो दूर करने की जरूरत यह है कि क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो। जी, प्रेशर हैंडल करना भी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस है। यही खिलाड़ी 2019 में भी थे जी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मोहम्मद सिराज नहीं होंगे, कोई और होगा, मोहम्मद शमी थे, वो भी उतने ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन हम 2019 में वर्ल्ड कप नहीं जीते। ये सारे अगर आप खिलाड़ी उठा के देख लीजिए, 90% खिलाड़ी प्लेइंग 11 के ही हैं इस 2023 वर्ल्ड कप में भी। तो प्रेशर हैंडल करना और ना करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। अगर हम वो वीकनेस को दूर कर सकेंगे तो मेरा मानना है कि हम जरूर वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। लेकिन ये आपको शायद विजुअली नजर ना आए, क्योंकि विजुअली आपको सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग नजर आएगी, लेकिन वो जो चीज अंदर जाती है, जो वो प्रेशर सिचुएशन में जो आप अंदर फील करते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, वो डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन साहब ने कहा था कि इंडिया नॉकआउट टूर्नामेंट्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, और कहा था कि इंडिया प्लेज टिमिड क्रिकेट, कि बड़ा थोड़ा सा डरपोक से हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का इसका मतलब ट्रांसलेशन निकलता है। कि नॉकआउट मैचेस में इंडिया को क्या हो जाता है? प्रेशर वाली बात है भाई। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं उसमें, मैं था वहां पे जब उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने उस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात की थी, वो ओवरऑल बात नहीं कर रहे थे। क्या होता है ना कि वो स्टेटमेंट थोड़ा सा
बहुत ज्यादा बदल बदल की बात की जाती है। उस दिन उन्होंने भी वही बात की थी और उन्होंने इंग्लिश जुबान में बात की और नासिर हुसैन ने हमने भी यही बात की थी कि थोड़े से सहमे हुए नजर आए थे। लेकिन देखिए वो टीम कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके पास क्या क्वालिटी उस वक्त मौजूद है उससे भी डिपेंड करता है। और वहां पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो जो T20 वर्ल्ड कप की जिसमें आपने नासिर हुसैन ने बात की थी, वहां पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा संभल के क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे T20 क्रिकेट में। लेकिन वो फॉर्मेट अलग, वो साल अलग, वो टीम अलग, ये अभी टीम अलग है। और वनडे फॉर्मेट में ऐसे ऐसे खिलाड़ी है इस टीम के पास जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कमा सकते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं। गौतम भाई, आपने प्रेशर की बात करी कि प्रेशर किस तरीके से झेला जा सकता है। लास्ट 3 वर्ल्ड कप में जो होस्ट नेशंस हैं वो ही वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। 2015 में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2019 में इंग्लैंड ने जीता। अब 2023 में जब इंडिया में ये मैच है, ये जो प्रेशर है, जब इंडियन पिचेस पर इंडियन टीम खेलती है, प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर कम है? मतलब अपनी पिचेस को समझने का प्रेशर कम है या अपने इतने सारे लोग देख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है? देखिए एक चीज और है कि वर्ल्ड क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में ना सारी पिचेस एक जैसी हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं रही, इंडिया नहीं रही। अगर आप इंग्लैंड नहीं रही, इंग्लैंड में भी 400 रन बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी 400 रन बनते हैं, इंडिया में भी 350 रन बनते हैं। तो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में अब वो विकेट्स मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, जब आप घर पे खेलते हो तो आप बहुत चीजें जो आप ओवरसीज होते हो तो आप इग्नोर करते हो, वो आप घर पे नहीं इग्नोर कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैच हार के किसी और वेन्यू पे जा रहे हो तो जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पे या फिर होटल्स में या फिर फैंस जिस तरीके से, या फिर फॉर एग्जांपल बाकी जो मीडियम्स हैं जो आप इग्नोर करना चाहते हो भी वो नहीं कर पाते, तो वो जो नेगेटिविटी है और वो जो प्रेशर बिल्ड होता है वो बहुत ज्यादा एक विशियस सर्कल है। आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में हो, न्यूजीलैंड में आपको इंडियन फैंस कोई 500 मिलेंगे, वही यहाँ पर आपको 5000 मिलेंगे। कोई 500, एक चीज 500 लोग कह रहे हैं और एक वही चीज 5000 लोग कह रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। तो वो क्या, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं ये स्क्वाड, वो मैटर बहुत करेगा। इसलिए प्रेशर सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं है, ऑफ द फील्ड भी है। तो चलिए, अब थोड़ी सी हमने 15 के बारे में बात कर ली। इंडिया का जो पहला मैच है वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया से है। प्लेइंग 11 के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि टीम को कॉम्बिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा। क्या जो बैलेंस बनाए, क्या होता है 15 में से बेस्ट 11 चुनने जाने ज्यादा जरूरी है या बेस्ट वो 11 जो अच्छा बैलेंस दे सकें? और आपके नजर में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात कर सकें, आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए? चेन्नई में मैच है। देखिए, बेस्ट 11 सिलेक्ट करनी बहुत जरूरी है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंडीशंस, ऑपोजिशन। आप कोर फिक्स रख सकते हैं लेकिन आप ऑपोजिशन को देख के भी 1 या 2 चेंजेस करते हैं। मेरा मानना है कि आप चेन्नई में खेलेंगे तो आपको 3 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अश्विन, जडेजा, कुलदीप, हार्दिक आपके 3rd सीमर हो, बट किस तरीके से इंडिया उतरती है, रोहित शर्मा सोचते हैं कैसी विकेट होने वाली है, क्या घास होने वाली है, नहीं होने वाली, कैसी कंडीशंस होगी, वो देखा जाएगा। बट अगर अश्विन और 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया उतरेगी तो वो बेहतर कॉम्बिनेशन है। और पेसर्स में जो 3 पेसर्स में 2 पेसर को चुनने की जो, देखिए वो ऑटोमेटिक चॉइस है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। ओके, इरफान भाई, आपकी प्लेइंग 11 क्या कुछ इसी तरीके से है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चेन्नई में हालांकि जरूर हम सोचते कि स्पिन होगा, ये हमारी एक नेशनल थिंकिंग रहती है, लेकिन विश्व कप का पहला मैच है और वहां पे मुझे लगता है कि बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच देखने को मिलेगी। उसके बावजूद जो गौतम ने कहा, बिल्कुल सहमत कि आप 3 स्पिनर के साथ जाइए, अश्विन, जडेजा और कुलदीप, यहाँ पे आपको सॉलिड क्वालिटी नजर आती है। और फिर आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं जो नई बॉल से बॉल डालते हैं और उसमें से एक बॉलर तो ऐसा है जो हर फेज में बॉल डालता है, बुमराह और सिराज। और इस वजह से थोड़ा अभी शामी, हालांकि 5 विकेट लिए थे अभी उन्होंने, तो वो शायद थोड़े पीछे रह जाएंगे। फिर तीसरे हार्दिक पांड्या, और बैटिंग में भी अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, जो कॉम्बिनेशन है। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या कोई कमी है भारत के पास? देखिए, 2 चीजों पे मुझे लगता है बहुत ध्यान देना होगा भारत को इस पूरे विश्व कप में। एक, रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जहां पे वो बल्लेबाजी करते हैं वो नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते हैं। वो बहुत क्रूशियल वक्त पे उनकी बल्लेबाजी आएगी। उनसे आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि भाई ये वर्ल्ड कप में ना 400-500 रन बना देना, उतना मौका भी नहीं मिलेगा। पर जब मौका मिले, वो जो स्ट्राइक रेट है जो अभी तक पिछले कुछ समय से 70 के आसपास चल रहा है वनडे क्रिकेट में, उसको थोड़ा बढ़ा दे। और वो अगर कर देते हैं तो फिर ये टीम जबरदस्त बल्लेबाजी यूनिट में अनबीटेबल हो सकती है। और दूसरा, ऐसा वक्त आएगा जहां पे गेंद गीली होगी, ड्यू आएगा, आप डिफेंड कर रहे हैं, वहां पे आखिरी के 10 ओवर में कैसी गेंदबाजी करती है भारत, मेरी नजर ये 2 चीजों पे रहेगी। और वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में इतना शोर है, गौतम भाई, मतलब
बाकी टीमों के बारे में जब हम बात करते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, पर जिस तरीके से इंडिया, अगर जो हम आपकी प्लेइंग 11 के बारे में भी अगर बात करें तो ऐसा सा लग रहा है कि सारे राइट हैंडर्स ही राइट हैंडर्स हैं। पहले टॉप 5 नंबर 5 पे अगर हम बात करें, मतलब 1 2 3 4 जो है वो राइट हैंडर्स दिख रहे हैं। नंबर 5 पे शायद आपको ऑप्शन मिल सकता है कि अगर ईशान किशन खेलते हैं तो। ईशान किशन है आपकी प्लेइंग 11 दो लेफ्ट हैंड जो बल्लेबाज है वो रिटायर हो गए तो अभी जगह नहीं मिलेगी। सूखा पड़ा है टीम इंडिया में। बट नंबर 5 पे फिर कौन खेलने वाले हैं? मतलब आपके हिसाब से कौन बेहतर चॉइस है? श्रेयस अय्यर बेहतर है, सूर्या बेहतर है, ईशान बेहतर है? देखिए, ये मैटर नहीं करता कि राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है, मैटर ये करता है कि क्वालिटी है या क्वांटिटी है। क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप ऊपर से लेके नीचे तक 11 राइट हैंडर हो, वो भी आपको वर्ल्ड कप जिता के दे सकते हैं जी। तो ये जो डिबेट है कि लेफ्ट हैंडर होने चाहिए, टॉप 6 में 2 लेफ्ट हैंडर होने चाहिए, फालतू की डिबेट है। ये सिर्फ इसलिए डिबेट की गई है क्योंकि डिबेट आप करना चाहते हैं। इन टॉप 5 या 6 बल्लेबाजों में जो आपके पास हैं, इनमें से आप मुझे बताइए कौन इनमें से बेहतर है जो बाहर बैठा है। श्रेयस अय्यर ने अभी तो 100 बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच पहले, अब उसके ऑटोमेटिकली केएल राहुल ने एशिया कप में 100 बनाया है। तो अब नंबर 6 तक तो आपके पास सारे ही राइट हैंडर है, लेकिन उन सारे राइट हैंडर्स की क्वालिटी और रन तो देखिए आप। जी। कौन सा ऐसा लेफ्ट हैंडर है इस देश में जो इन 6 खिलाड़ियों को रिप्लेस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ईशान तो फिर किशन? ये डिबेट ईशान किसकी जगह आएगा आप बताइए? नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं, रहा आ हूं ही नहीं कि सकता ना, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अभी तो 100 बनाया जी। है एक मैच पहले। ईशान किशन, जब मैंने ईशान किशन का बोला था कि ईशान किशन प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, उस टाइम पे श्रेयस अय्यर फिट नहीं थे। जी। श्रेयस अय्यर अगर फिट होके रन बना के अगर 100 बना के आए तो श्रेयस अय्यर को ही खेलना चाहिए। अल्टीमेटली नाम पे मत जाइए, फॉर्म पे चाहिए। वर्ल्ड कप आपको फॉर्म वाले खिलाड़ी जिताएंगे, नाम नहीं जिताएगा। जो खिलाड़ी फॉर्म में, जिनके पास रन है, जिनके पास विकेट्स हैं, वही आपको वर्ल्ड कप जिता के देंगे। अगर कोई 9 मैच है, 9 मैच में अगर कोई 3 या 4 मैच में अच्छा नहीं करता, तब आप डिस्कस करिए कि कोई और जो बाहर बैठा है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। 2011 में जब हम वर्ल्ड कप खेले थे तो 90% ऑफ द मैचेस हमारी प्लेइंग 11 सेटल ही थी। तो मेरा मानना है कि आप क्वालिटी देखिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिबेट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। जी। तो एक और जो मैच है जो बड़ा हाइप्ड है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। सब लोग हाइप, आप हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए एक्साइटेड? ये कैसी ये एक्साइटमेंट? तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही है यार। जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतने वाला है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन सी टीम ज्यादा भारी है? इंडिया बहुत भारी है भाई, बहुत भारी, बहुत हार्ड, बहुत आगे है। और क्योंकि देखिए, एक तो आपको करंट फॉर्म देखना है, और मेरा तो ये मानना है कि आप 2 टीमों की जब बात करते हैं ना, जरूर मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच में वो थोड़े इमोशंस हमारे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैन टू मैन अगर मार्किंग करेंगे, 1 से लेके 11 और 11 के बाद भी जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया का जो करंट फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है। बुमराह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, दोनों में अगर नई गेंद पे कहेंगे तो शायद शाहीन शाह अफरीदी का पल्ला अभी भारी है, लेकिन अगर ऑल फेजेस में देखेंगे तो बुमराह का पल्ला भारी है। उनके स्पिनर पे आ जाते हैं, कुलदीप यादव बनाम शादाब खान, कौन आगे? कुलदीप। राइट। आप ऑलराउंडर की बात करें, नवाज और रविंद्र जडेजा, कौन आगे? मैं तो इरफान पठान कह रहा था। नहीं, हम तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर आप वैसे प्लेयर्स की तरफ आगे पीछे जाएंगे और ऊपर चले जाते हैं ओपनर्स में, फकर जमान का फॉर्म है नहीं, उसके सामने शुभमन गिल, कौन आगे? शुभमन। फॉर्म, मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूं। दूसरे अपने रोहित शर्मा, वहां पे अभी दूसरा ओपनर इमाम की बात करें, इमाम का फॉर्म अभी नीचे गया है। अगर इमाम के साथ तो शायद फकर खेले भी ना, उन्हें तो वो भी असमंजस है। तो अब्दुल्ला शफीक की बात चल रही है, तो कौन आगे? रोहित शर्मा आगे। सो कई ऐसी पोजीशंस है जहां पे इंडिया बहुत आगे, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं। विराट कोहली, बाबर आजम की बात नहीं करी वहां पे लेवल फील्ड हो जाएगी अभी। अच्छा। फिलहाल हो जाएगी, क्योंकि अभी रैंकिंग में भी देखे तो बाबर अभी आगे, और उनके पास वो क्लास भी है, नो डाउट। जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा प्लेयर है, वो किसी भी टीम का हो, और उसको वो रिस्पेक्ट इंडिया में मिलेगी जरूर, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करें यहाँ पे। तो वहां पे आप लेवल फील्ड करेंगे, कहीं तो लेवल फील्ड करेंगे ना भाई, खेलने आए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम हर जगह पे ही आगे निकल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा फॉर्म है भारतीय टीम के सारे इंडिया के आगे लगभग 30 के आसपास है, और जिम्बाब्वे के आगे से लोग कहते हैं कि 114 के आसपास है। मतलब तो जो इंडिया के खिलाफ अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, गौतम भाई आपसे जानेंगे, क्या शाहीन अफरीदी का भूत उतरा है क्या? वो जो 228 रन की जो जीत थी टीम इंडिया की, अब क्या शाहीन अफरीदी थोड़ा कम थ्रेट लग रहे हैं क्या? देखिए, एक मैच में शाहीन अफरीदी नहीं हो सकते, और एक मैच में शाहीन अफरीदी का भूत उतर नहीं सकता। तो
जब शाहिन अफरीदी ने 5 आउट करे थे तब भी कोई भूत नहीं था, जब उन्होंने कोई विकेट नहीं ली तब भी कोई भूत नहीं था। दिन नया है, कंडीशंस नहीं है, एक क्रिकेटर के सामने चाहे कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो, कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो, कोई भी गेंदबाज उसको आउट कर सकता है, कोई भी बल्लेबाज किसी के खिलाफ रन बना सकता है। लेकिन हाँ, जो आपने बात बोली है कि 14 अक्टूबर को क्या होने वाला है, 14 अक्टूबर को आप इतनी हाइप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सिर्फ वर्ल्ड कप 14 अक्टूबर को ही शुरू हुआ है और 14 अक्टूबर को खत्म हुआ है। सच्चाई वो नहीं रहने वाली। सच्चाई जब भी फाइनल है वो असली वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। और आपका जो सवाल है कि भाई किसी टीम के साथ उनका एवरेज 114 है, किसी सामने हमारे सामने 30 है। जब 114 का उनका एवरेज आया तो बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे थे, सिर्फ अकेले वो नहीं खेल रहे थे। और हमारे सामने जो उनका औसत कम है तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, क्योंकि ज्यादा वनडे क्रिकेट हुआ ही नहीं है। तो ये जो आंकड़े कई बार ना पूरी कहानी बयां करते नहीं है, लेकिन अगर आप वो 1.5-2 साल का क्रिकेट देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। एक बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप है, इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। जब लास्ट टाइम इंडिया में वर्ल्ड कप था 2011 में, तो वो हमने वर्ल्ड कप जीता था। गौतम भाई तो उसके सूत्रधार थे। गौतम भाई, अगर वैसे आप एराज को कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर टीम कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें, क्या टीम कॉम्बिनेशन अब जाकर ऐसा लगता है, क्या आपको उस टाइम पर लगता था कि 2011 में जो टीम इंडिया खेली थी उसके सारे बेसिस कवर्ड थे, या फिर ऐसा क्योंकि वो जीत गए तो हमें अब ऐसा लगता है, और इस टीम को अभी आपको कुछ डिफरेंसेस लगते हैं क्या? 2011 वाली टीम जैसा दम लगता है इस टीम में? इस टीम के पास जो तेज गेंदबाजी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गेंदबाजी भारत के इतिहास में किसी भी टीम के पास इस तरीके के तेज गेंदबाज होंगे इकट्ठे। जी, ऐसे नहीं कि एक या दो तो हमेशा ही अच्छे थे। उस टाइम पे जहीर खान थे, 2007 में इरफान पठान, आरपी सिंह थे। लेकिन अगर आप इस स्क्वाड की तेज गेंदबाजी देखें, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, 3 ऐसे गेंदबाज जो किसी भी वर्ल्ड की टीम में प्लेइंग 11 में फिट हो सकते हैं। तो अगर आप इन 2011 और 2023 की टीमों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो अगर ये गेंदबाजी होती 2011 की तो शायद चीजें और आसान हो जाती, क्योंकि इतनी क्वालिटी भारत के इतिहास में, क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि एक टाइम पे कभी भी किसी टीम में आई होगी। नहीं, अगर मोहम्मद शामी जैसा खिलाड़ी बाहर बैठ रहा है, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है हमारी टीम के लिए कि कोई भी टीम विश्व में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, वो चाहेगी कि हमारी टीम में भी मोहम्मद शामी जैसा गेंदबाज हो। लेकिन वो कंसिस्टेंटली 11 में नहीं खेल रहे, तो ये उस तरीके की हमारी तेज गेंदबाजी अभी यूनिट बन चुकी है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना, कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तो कई बार वो कॉम्बिनेशन के चलते आपको मोहम्मद शामी जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए, गुड हेडेक टू हैव है, गुड हेडेक टू हैव है। लेकिन चलिए, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन अब टाइम है द ग्रेट वर्ल्ड कप क्विज का। वर्ल्ड कप की बात चल रही है, थोड़े से कुछ एक आपको फोटोज दिखाते हैं, आप दोनों से जानेंगे कि क्या आप उन लोगों को पहचान पाते हैं इस चीज में जिनको हमने अपनी गंदी एडिटिंग स्किल से हाइड करने की कोशिश करी है। क्या हम वर्ल्ड कप क्विज खेल सकते हैं? सर, पहली इमेज, ये कौन से खिलाड़ी तो दिख रहे हैं, दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? गौतम भाई, आप गैस करना चाहेंगे क्या? सचिन। इरफान भाई, आपका गैस? यार, ये तो सचिन पाजी है। सचिन भाई, आंसर क्या है? तेंदुलकर पाजी। तालियां बजाएं सचिन पाजी के लिए। चलिए, इमेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये एक मिनट। हाँ, यार, हमसे मत पूछो, वो देखो जवाब दे ही रहे हैं। और यार, इतनी मेहनत करके आए। रॉबिन उथप्पा। और ये भी कब किया था मैं बता दूं आपको। हाँ, ये बॉल आउट में बॉलिंग करके ये अपने आप को ना 30 मार खान समझ रहा था, उसके बाद उसने किया। तो बॉल आउट में आपको क्यों नहीं मौका दिया गया? मैं चौथे नंबर पे था। अच्छा, तो पहले, क्योंकि देखिए हमारे लिए ये जरूरी था उस मैच में, हमें याद है भज्जी भाई थे, सहवाग भाई थे और रॉबी भाई हाँ, थे। सो उसमें ये बात हुई कि देखिए स्कोर लेवल हो गया ना, इसका मतलब जो अगले क्वालिफिकेशन राउंड में जाने के लिए हमारा जाना पक्का हो गया था। तो काफी रिलैक्स मामला हो गया था। जरूर हम बॉल आउट जीतना चाहते थे और उसकी हमने तैयारी भी की थी पूरी तरह से। हम एक लौती टीम थी जो प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें सारे बॉलर भी तैयारी कर रहे थे। तय यह हुआ कि यार सब बॉलर लोग तो करते ही है ना, हमें भी करने दो। तो वीरू भाई ने भी किया, रॉबिन उथप्पा ने भी किया, और मैं जाने वाला था, लेकिन रॉबिन ने मांग के धोनी को बोला कि नहीं मैं जाऊंगा, तो देन ही वाज थर्ड, देन ही डिड इट। बिल्कुल आइकॉनिक सेलिब्रेशन है ये। एक बार तालियां हो जाए टीम इंडिया के लिए।
मेरे ख्याल से उन्होंने सोच रखा था मैं करूंगा और ये करूंगा मेरे ख्याल लेकिन कौन सा बेहतर लगता है आपको, बॉल आउट या सुपर ओवर? सुपर ओवर एनी डे। गौतम भाई आप सुपर ओवर या बॉल आउट? नहीं, सुपर ओवर। सुपर ओवर। चलिए अगली इमेज की तरफ चलते हैं, गौतम भाई बताएंगे। आशीष नेहरा। वो हमारी एडिटिंग स्किल्स खराब है भाई, इतनी आती है। लेकिन आशीष भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए आशीष भाई के लिए। अगली इमेज पर चलते हैं। ये मुझे जर्सी देख के लग ही नहीं रहा ये कौन है। मैं तो सिर्फ गलत जवाब मिलेगा, बताइए गलत जवाब दीजिए। गौतम भाई ये वाली जर्सी धुलवाई फिर आपने या फिर फ्रेम करवा के गौतम रखी भाई ये है? जर्सी किसकी है? हाँ पहले तो आप ये बताइए, ये आप जर्सी पहले किसकी जवाब है? दे दो ना। फान आंसर दे सकता है ये। ऑडियंस में से कह रहे कोई चहल है। कौन है वो? चलिए रिवील कर देते हैं, जोरदार तालियां गौतम भाई के लिए। गौतम भाई ये जर्सी धुलवाई आपने या ऐसी रखी है आज तक? नहीं नहीं ये खुलवाई। उस बंदे की फोटो थी जिसने वर्ल्ड कप जो हम जीते उसका बेस बनाया था। ये बात। एब्सोल्युटली। अगली इमेज की तरफ चलते हैं। ये तो हमने एडिट करने की भी कोशिश नहीं करी। ये खुद ही एडिट हो रखी थी। युवराज सिंह गौतम भाई, युवराज सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, आपने कई सारी जो इंटरव्यूज हैं उसमें आपने कहा कि युवराज सिंह बेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर फ्रॉम टीम इंडिया। ये सच है? मतलब ये आपका? हाँ सच है, लेकिन युवराज सिंह की पीआर टीम उतनी बेकार है जितना अच्छा वो प्लेयर था। शायद उसकी पीआर टीम अगर बाकियों की तरह होती तो उसके बारे में भी ज्यादा बात की जाती। तो मैंने उसको, अभी मेरे को मिला था वो थम्स अप के इवेंट पे, मैंने उसको बोला यार क्रिकेटर तो इतना बड़ा था, क्योंकि मैं और वो अंडर 16 एक दूसरे के अगेंस्ट खेले, वो पंजाब में दिल्ली। मैंने कहा तेको अगर पीआर टीम थोड़ी बेटर कर लेगा ना तो तेको भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना तेरे पास टैलेंट था। पर आप अपनी वाली टीम और पैसा भी नहीं खर्च करता ना वो सोशल मीडिया पे। आपकी वाली- अनफॉर्चुनेट है, और आपकी कंजूस है टीम- बहुत। पर आपके सेम मैनेजर्स है क्या? मैं वही मैं कह रहा हूँ, आपके भी सेम आपकी पीआर PR मैनेजर थे, क्योंकि आपके भी नहीं, पीआर मेरे को मैनेजर बढ़िया नहीं है। पीआर की जरूरत ही नहीं थी, नहीं, ये बात तो है। क्योंकि मेरी पीआर तो वैसे ही बाकी लोग कर देते हैं। लेकिन गौती भाई आज की टीम में आपको क्या कोई लगता है कि जो युवराज सिंह वाला रोल निभा सके? क्या कोई वैसा ऑलराउंडर है? देखिए युवराज सिंह ये कि एक ही खिलाड़ी है वंस इन अ लाइफ टाइम, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ऑन ए सीरियस नोट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने उस खिलाड़ी को कभी उतना क्रेडिट नहीं दिया। नहीं तो 2 वर्ल्ड कप 2007 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, अगर कोई और अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना होता तो आज हम उसको भारत रत्न दे चुके होते। युवराज सिंह की हम बात भी नहीं करते। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्टर, ये सब एजेंडा बेस्ड है। तो इसलिए मेरा मानना है कि युवराज सिंह वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, ना पहले कभी था ना आगे आने वाले वक्त में कभी होगा। क्योंकि मैं क्या क्या बात करूं युवराज सिंह की, 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, वर्ल्ड कप 2 इंडिया जीती, 3 में से दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं तो फील्डिंग से। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो फील्डिंग से अपनी गेम का रिजल्ट बदल सकता है? और नेचुरल एबिलिटी इतनी, क्योंकि मैंने तो अंडर 16 15 साल की उम्र से युवराज सिंह को देखा है, और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत क्रिकेट खेले हैं, साथ में भी और अगेंस्ट भी। लेकिन जो एबिलिटी युवराज सिंह के, इनफैक्ट युवराज सिंह, मेरे को लगता है कि उन्होंने अभी भी अपने टैलेंट को, जितना उनके पास टैलेंट था, उन्होंने फुलफिल नहीं किया था वो टैलेंट। और अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं खेला। अगर इस एरा में वो टेस्ट क्रिकेट खेलता या अभी जो वनडे क्रिकेट हो रही है युवराज सिंह खेलता, तो शायद जितने 200 रोहित शर्मा के उससे ज्यादा युवराज सिंह के होते। युवराज सिंह की एबिलिटी अगर आपको देखना है जेन्युइनली, तो आप ये 6 छक्कों की बात होती है, वर्ल्ड कप की बात होती है, लेकिन मेरी जो पसंदीदा इनिंग थी बहुत ज्यादा दिल के करीब, क्योंकि उसके पीछे बहुत जबरदस्त फायरवर्क था। ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल हम लोग जब डर्बन में खेले थे, क्योंकि बाकायदा ये बात की जा रही थी जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, 70 of 30 एग्जैक्टली। सो जब वो 6 छक्के हो गए, उसके बाद फिर हम थोड़े दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने वाले थे। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी होती थी। आप फास्ट बॉलर का नाम ले लीजिए, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, सारे 140 150 डालने वाले बॉलर, कोई स्लो बॉलर नहीं। इक्का दुक्का आपको मिल गया, लेकिन उसमें भी क्वालिटी होगी। और फिर बाद में आपके अलग तरीके के स्पिनर्स आते थे, जिसमें शेन वॉर्न का नाम बड़ा था। वो खैर 2007 वर्ल्ड कप में नहीं थे, बट
ऐसे ऐसे स्पिनर्स थे उनके पास। वो इनिंग आप जाके देखिए, उनकी काबिलियत में सिर्फ एक शॉट देखिए, फ्लिक करके उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का लगाया फास्ट बॉलर को। आई थिंक वो आप देखेंगे पूरी इनिंग, आपको पता चलेगा। क्योंकि उससे पहले ये कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कि ये इंग्लैंड की टीम नहीं है जो हाफ वॉली डालने वाली युवराज सिंह को सर पे बॉलिंग डालने वाले हैं और उसको हम तुरंत आउट करेंगे। भाई साहब, जब बंदा गया ना, कुछ बॉल डॉट थे और उसके बाद ये जो स्ट्राइक रेट के साथ लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी, आप वो इनिंग जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि असली युवराज सिंह कौन था। भाई युवराज सिंह के लिए तालियां सबसे पहले। अगली इमेज पर चलते हैं जल्दी से। ये तो मुश्किल है। ये तो बड़ा मुश्किल। इरफान भाई, आप गेस कर पा रहे हो क्या? ये गौतम भाई गैस करेंगे। गौतम भाई, एंड्रयू साइमंड्स, लेट एंड्रयू साइमंड्स को आउट किया, कौन है ये बॉलर आपके हिसाब से? इरफान भाई लगता समझ गए हैं। आपको तो माइक पर कहो कि मुझे नहीं पता। आरपी सिंह। डिसअपॉइंट हो गया यार मैं। दोस्त भाई, इमेज प्ले करिए। दोस्त मेरे ख्याल से गौती भाई का एंगल सही नहीं बैठ रहा है। मैं बहुत खराब हूँ गैस करने में। तो चलिए इसी बात पर एक और। इरफान पठान। हाँ, ये बढ़िया। ये मुश्किल है। ये क्राउड बहुत ज्यादा एकदम से खुश हो रहा था। इरफान भाई, आप बताओ। इस पे तो पलट के देखिए ये प्लेयर कौन है। ये चलो एक हिंट दे देता हूं। ये एक ऐसा भी प्लेयर है जो 2007 के T20 विनर। भाई इमेज दिखा दीजिए, आधे हिंट में ही बता दिया गया है। अगली इमेज की तरफ चलते हैं। ये कौन है? अब बोलते इरफान पठान। भाई इमेज दिखा दीजिए। आरपी सिंह। हनी सिंह कौन कह रहा था? हनी सिंह। अब कुछ तो शर्म कर लो। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। हाँ, ये आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे थे। ये तो फोटो ही नहीं दिख रहा, कैसे गैस कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, क्या देख रहे हो? गैस कर रहे हो भाई? क्या देख के? एग्रेशन देखकर शायद कर रहे होंगे। श्रीसंत जी का जो एग्रेशन था इरफान भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया के आप मैच की बात कर रहे हो, यहां पर अगेन गिलक्रिस्ट को आउट किया, हेडन को आउट किया। ये वाला मैच टीम इंडिया जब खेलने गई थी तो फेवरेट्स कौन था उस टाइम पर? ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थी और सबने ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है। और आप के टीम में अगर ऐसे खिलाड़ी हो जो बॉलिंग में भी दमखम रखे, बैटिंग में भी दमखम रखे, हसी जैसा प्लेयर था उनके पास, जो बहुत तगड़ा प्लेयर था। उसने लेट क्रिकेट शुरू किया, लेजेंड बन के खत्म किया, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। तो उस आई थिंक वर्ल्ड कप की सबसे जबरदस्त क्वालिटी टीम कोई थी उस दौरान, तो ये ऑस्ट्रेलिया ही थी। तो चलिए अगली इमेज और लास्ट इमेज है जो हम देखेंगे अब। ये कौन है? ये तो अब ये इरफान भाई के पास मौका है। इरफान भाई, अब बता दो ये कौन है। बता दो ये। मुझे नहीं पता। गैस तो कर दो इरफान भाई। इरफान भाई कुछ तो गैस करिए, कौन है ये प्लेयर? इरफान भाई कह रहे हैं मैं गैस करता हूं, तुम्हारा एडिटर खराब है। मैं बताता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। चलिए दिखा देते वो प्लेयर है। हाँ, गौती भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बस इस सेशन को एंड करने का लगभग टाइम आ गया है। जल्दी से प्रिडिक्शन टाइम हो जाए थोड़ा सा। आप दोनों से जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में कौन बनाने वाला है? गौती भाई आपके हिसाब से, या फिर कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा आग लगाने वाला है इस वर्ल्ड कप में? बहुत मुश्किल है अगर एक खिलाड़ी के बारे में कहना। इनफैक्ट इतनी क्वालिटी है इस वर्ल्ड कप में। देखिए, मेरे को लगता है कि एक खिलाड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा, फिर आप ये कहेंगे, मुझे लगता है बाबर आजम कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। और जिस तरीके के भारत में विकेट्स हैं, विकेट्स और कंडीशन जैसे रहने वाली है, तो बाबर आजम ठीक ठाक रन बना सकते हैं। लेकिन साथ में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, जो रूट भी है, केन विलियमसन भी है। केन विलियमसन अभी फिट नहीं है। स्टीव स्मिथ बहुत लंबे समय तक, अगर आप देखें, स्टीव स्मिथ के पास भी वो क्वालिटी है। लेकिन इन सब खिलाड़ियों में बहुत आसपास की गेम रहने वाली है। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा विकेट इरफान भाई अगर आपसे पूछा तो? देखिए, मैं भारत को मैंने ये बोला है कि एक दावेदार है, प्रबल दावेदार, तो उसमें जाहिर सी बात है भारत के प्लेयर्स होंगे। तो उसमें जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव के बीच में मैंने थोड़ा सा फाइट की अपने जहन में, पर मैं गया हूं कुलदीप यादव के साथ। जी। तो चलिए लास्ट सवाल, वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? एक प्रिडिक्शन हो जाए दोनों की तरफ से। प्रिडिक्शन गौतम भाई, प्रिडिक्शन तो गलत नहीं हो मैं जाती कोई है? एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन प्रेडिक्शन मुझे लगता है टॉप 2 फेवरेट्स इंडिया और इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड। आप बताइए, आप एक ही बता दीजिए। इंडिया। इंडिया।
और मुझे जेन्युइनली लगता है, क्योंकि मैंने जब पिछला जो वर्ल्ड कप था T20 में, तो उसमें मैंने ये जो मेरा जेन्युइन प्रेडिक्शन था, जहां पे मुझे फोर्स नहीं किया गया था, वहां पे मैंने टॉप 4 बोला था। बिल्कुल। यहां पे मैं फिर भी टॉप 2 बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंडिया वो काबिलियत रखती है कि ये वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल, तो वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया। इस नोट पर करते हैं द क्रिकेट कॉन्क्लेव को एंड। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टीम इंडिया बजाएगी सभी टीमों का बैंड।